हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर परचम आईएएस। आज 15 सितंबर है और आज जो हम द हिंदू की लेटेस्ट न्यूज़ को कवर करेंगे उसमें सबसे पहला हमारा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे और इसका क्या भारत के विकास पे क्या असर देखने को मिल रहा है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड न्यूज़ है, केरल में जैसा कि आप सभी जानते हैं मानव और वो जो जंगली जानवर है उनके बीच जो भिड़ाव है वो हमें देखने को मिलता रहता है आए दिन। तो उसी के जो संघर्ष है उस पर जो है अभी सरकार के द्वारा 3 स्तरीय योजना लागू की गई है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद जो है देश का सबसे पहला बांस आधारित जो है एक एथेनॉल संयंत्र अभी बनाया उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। तो इन सारी न्यूज़ को हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहली न्यूज़ को अपना कवर करते हैं। भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को वर्ष 2021 में शुरू की थी, जिसका उद्देश्य क्या था, तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और साथ ही आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती देना। और इसके साथ जो है जो आयात है, जैसे कि हम दूसरे देशों से जो सामान वगैरह मंगाते हैं उसकी निर्भरता को कम करना और रोजगार सृजन एवं निर्यात में वृद्धि करना को अपने घरों के अंदर ही अपने देश में ही रोजगार का सृजन करना और जो है हमारे द्वारा जो है प्रोडक्ट अन्य देशों में बहुत ज़्यादा सप्लाई किया जाना चाहिए। इसी में वाइट गुड सेक्टर जो है इसमें लाया गया था को इसके अंतर्गत शामिल किया था। इसमें क्या है, तो जैसे कि एयर कंडीशन, एलईडी कंपोनेंट्स आदि जो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं उनसे जुड़े चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ता उपभोक्ता का बाजार है। क्योंकि अभी जो है टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा जो है किया जा रहा है, तो उसी के लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा था। अब हम बात करें तो ये PIL योजना क्या है, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत सरकार की ओर से एक प्रोत्साहन योजना है जो कि उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। क्योंकि बहुत सारे इसका मेन उद्देश्य था कि जो हमारी आयात है उसकी निर्भरता को कम करना और देश में रोजगार जैसे समस्याओं के लिए रोजगार बेरोजगारी जैसी समस्याओं के लिए रोजगार का सृजन करना और निर्यात को बढ़ावा देना, ताकि जो है हमारी इकोनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। अब ये जो सरकार है ना, उन कंपनियों को आर्थिक मदद या प्रोत्साहन दे रही थी जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनका जो है उत्पादन साल दर साल बढ़ता है। मतलब कि जितना अधिक उत्पादन और बिक्री होगी उतना ही अधिक वित्तीय सहायता प्रोत्साहन भी सरकार के से मिलेगी, ये इसमें बात कही गई थी। अब इसकी जो शुरुआत है सबसे पहली बार जो है 2022 में मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ने लॉन्च किया था। सबसे पहले इनको इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद जो है 14 क्षेत्रों में और इसे लागू किया गया था। अब इसके अंतर्गत जो है सरकार ने प्रमुख 14 सेक्टर को रखा था, जिसमें हमारा ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों का भी आ गया, सौर न्यूडल्स, टेक्सटाइल, इन सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत रखा गया था। अब ये जो है PAIL योजना वाइट स्कूट्स के लिए, इसका क्या मेन उद्देश्य पी वाइट स्कूट्स के लिए क्या है, तो इस योजना के तहत सरकार ने प्रोत्साहन राशि देने के साथ साथ अतिरिक्त उत्पादन एवं बिक्री पर भी ये आधारित थी। अब ये जो स्कीम है इसमें जो है वो फंड मिलता था पर ईयर 2021 से 22 से लेकर इसे 2028 से 29 तक किया गया। अब इस योजना की जो है शुरुआत जो है मेन बजट से जो हुई थी 6,238 करोड़ इसमें निर्धारित किया गया था इसकी राशि, कि ये योजना इतने 6,238 करोड़ की निर्धारित राशि से इसकी शुरुआत की गई थी। अब तक जो है इसमें जो है भारत की 64 कंपनियों को इसमें अनुमोदन किया गया। अब इनमें से जो मेन हमारी कंपनी है वो डायोक्सिन, डैकिन, बोटाल्स, हैवल्स, ये सारी कुछ कंपनियां हैं जो इस स्कीम में भाग ले चुकी है। अब इसके लिए विंडो कैसे खोली गई है, तो अप्लाई कैसे होगी, तो ये जो है बढ़ता बाजार, घरेलू बाजार, जैसे कि भारत में AC, LED लाइट्स आदि की मांग जो है हर साल 15 से 20% बढ़ रहा है। क्योंकि इसके अलावा जो ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी भारत को उत्पादन हब बनाना चाहती है, जिसकी वजह से जो ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी भारत को अपना उत्पादन हब बनाना चाहती है। अब इसमें जो है विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया जा रहा है, जैसे कि चीन की सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के कारण कई कंपनियां भी जो है भारत आना चाहती है, जिससे यहाँ पे विदेशी निवेश भी को ये जो कंपनियां वो अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और नई कंपनियों की मांग पिछली
बार समय पर आवेदन ना कर पाने वाली कंपनियां को भी अब इसमें जो है अवसर मिलेगा। जो कंपनियां आवेदन नहीं कर पाई थी उन्हें भी इसमें अब अवसर मिलेगा। अब ये जो है निर्यात क्षमता को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। भारत में जो इसके द्वारा जो इसकी निर्यात क्षमता बढ़ेगी और जिसकी वजह से इसका घरेलू खपत सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देशों में भी इसका निर्यात का ये केंद्र बन जाएगा। अब इस योजना का अपेक्षित लाभ कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेगा, तो हम बात करें तो रोजगार सृजन में लाखों प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष नौकरियां भी इसके अंतर्गत आएगी। एमएसएमई को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अब इससे जो है आयात की निर्भरता हमारी कम होगी, हमारा निर्यात बढ़ेगा, मेक इन इंडिया का जो ब्रांड है वो फिर मजबूत होगा। इसके अलावा उपभोक्ता को भी लाभ मिलेगी, प्रतिस्पर्धा से अच्छी गुणवत्ता एवं किफ़ायती दाम भी मिलेगा। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हमें इसमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि उच्च निवेश की आवश्यकता, गुणवत्ता एवं टेक्नोलॉजी में सुधार और बिजली, लॉजिस्टिक एवं बुनियादी ढांचा उत्पादन लागत के सुधार की आवश्यकता और कुछ स्थिर नीतियाँ भी हमें देखने को इसमें मिल सकती है, कुछ चुनौतियाँ। लेकिन अगर इसके भविष्य की संभावना देखें तो भारत में 2030 तक एसी और एलईडी का भारत में वैश्विक उत्पादन में इसका केंद्र बन सकता है। और साथ ही साथ सरकार ने ये भी लक्ष्य रखा है कि वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ना। सरकार का ये एक लक्ष्य है, एक स्कीम ये दिया गया है कि वोकल फॉर लोकल से एक लक्ष्य की और ग्लोबल की ओर बढ़ना। और साथ में ये पीएलआई से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हाइट गुड के क्षेत्र में चीनी और वियतनाम को भी इससे चुनौतियाँ दे सकते हैं। जैसे कि अभी जो है इन क्षेत्रों में चीन और वियतनाम वगैरह की कंपनियां जो है वो बहुत आगे है। अब इसका निष्कर्ष ये है कि पीएलआई जो है व्हाइट गुड्स सेक्टर के लिए एक आवेदन विंडो से भरे सरकार को खोलने की एक रणनीति है, जिसमें घरेलू उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का भी लक्ष्य देखने को मिलेगा। अब हमारी सेकंड न्यूज़ जो है वो केरल में 3 स्तरीय अभियान के चरण के बारे में है। तो पहले देखते हैं इसमें क्या है। वन विभाग ने केरल में मानव और वन्य जीव के संघर्ष को निपटाने के लिए 16 सितंबर को 45 दिन का एक शमन कार्यक्रम शुरू करेगा, जिसमें जो है लगभग 300 ग्राम पंचायत एवं के जो है मानव वन्य जीवन संघर्ष से प्रभावित है और जिसमें जो है 273 में ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही है। तो ये जो है कुछ गांव है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जिनमें कुछ और ये जो है उसमें और भी ज़्यादा इनमें से बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं, जिसमें वन्य जीवों के द्वारा जो है फसलों की क्षति, वहाँ के जो लोग गुजरते हैं सड़क मार्ग से उनके साथ भिड़ंत वगैरह की इस घटनाएं भी हमें केरल में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि की ओर थोड़ा सा अगर ध्यान दे ले तो केरल की भौगोलिक स्थिति और वन क्षेत्र, केरल में लगभग 29% जो हिस्सा है वो वनों से आच्छादित है, वन है वहाँ पे, जिसमें जो है हमें केरल के कुछ जगह वायनाड, झुल्की, पलक्कर, अटपड्डी जैसे इलाकों में जो है जंगल, ये जो इलाके हैं वो जंगल से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है हाथी, तेंदुए, बाघ, जंगली सुअर, गैंडा, गिलहरी जैसे वन्य जीव जो है बहुत बड़ी संख्या में भी पाए जाते हैं। अब ये जो है मानव आबादी विस्तार, अब उस तरफ मानव भी आबादी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जंगल के आसपास वाले जो है खेत एवं बस्तियां का भी विस्तार तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से सड़क, बिजली एवं अन्य विकास के कार्यों के कारण जो है वन्य जीवों की प्राकृतिक आवास भी सिकुड़ गया है। जब वहाँ पे मानव की बस्ती होगी तो वहाँ पे कई सारे विकास के कार्यक्रम किए जाएंगे, जैसे सड़क मार्ग, बिजली, इन सब के कारण उनका जो है प्राकृतिक आवास सिकुड़ गया है, जिसकी वजह से जो ये जानवर है अक्सर भोजन एवं पानी की तलाश में मानव बस्ती की ओर आ जाते हैं, जिससे जो है हमें संघर्ष की घटनाएं भी देखने को मिलती है कि हाथियों के द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाना और लोगों पर हमला करना, बाघ, तेंदुओं के द्वारा मवेशियों को मारना, जंगली सुअर का खेत से बर्बादी, इन सारी संघर्ष से हमें इंसान एवं जानवरों दोनों की मौत हुई है। अब इसका सामाजिक एवं आर्थिक दोनों पर भी हमें असर देखने को मिलता है, जैसे कि किसानों को भारी नुकसान, आर्थिक नुकसान मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल इससे बना होता है, और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनमें कभी कभी प्रतिशोध की भावना की वजह से वो जानवरों को मार देते हैं, जिससे उनके संरक्षण को और भी ज़्यादा चुनौतियाँ मिलती हैं। अब इसमें सरकार ने बहुत बार प्रयास भी किया। सरकार की पहल की बात करें तो अब तक जो है बार बारी बिजलीकरण एवं पुनर्वास एवं मुआवजा जैसी योजनाएं सरकार चला रही है,
लेकिन इनसे जो है लेकिन इसमें जो है अगर समस्या की हम बात करें तो ये पूरी तरह से इसका हल नहीं हुआ है। अब तक इसमें 3 चरणीय शमन अभियान को भी इसमें शामिल इसके बाद किया गया है। अब इस अभियान की मुख्य बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो सबसे पहला अभियान है, इसका उद्देश्य जो है मानव एवं वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करना और साथ ही ग्रामीण एवं वन क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित करना और वन्य संरक्षण एवं स्थानीय लोगों के जीवन यापन को इसके द्वारा संतुलित करना। अब ये जो है 3 स्तर में किया गया। अब इसमें पहला चरण जो क्या है कि जागरूकता अभियान को बढ़ाना और स्थानीय लोगों को जो है सुरक्षा उपायों और संघर्ष से रोकने का तरीका बताना और त्वरित सूचना संयंत्र के द्वारा इसकी जानकारी देना। अब दूसरे में इसे रखा गया अवसंरचना और तकनीकी उपाय, जैसे कि सौर ऊर्जा आधारित बार लगाना, खाई एवं तारवार बनाना और ड्रोन और जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करना इसमें दूसरे चरण में बताया जाएगा। अब तीसरा और दीर्घकालिक समाधान क्या है कि प्राकृतिक आवास का संरक्षण, वन्य जीवों के लिए पर्याप्त भोजन पानी और शोध डाटा आधारित नीति निर्माण इसमें किया जाना चाहिए। अब इसमें सरकार और समुदाय की भूमिका की अगर हम बात करें तो वन विभाग, पंचायत, स्थानीय समुदाय मिलकर इस योजनाओं को लागू करेंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम और 24 आवर्स इंटू 7 डेज हेल्पलाइन नंबर भी इसमें सक्रिय की जाएंगी। अब हमारी थर्ड न्यूज़ जो है पीएम मोदी इन ग्रेजुएट्स इंट्रागेटर्स इंडियाज़ फर्स्ट बैम्बू बेस्ड इथेनॉल प्लांट्स इन असम। तो अब चलिए इस न्यूज़ को हम देखते हैं। तो गोलघाट संयंत्र को दुनिया का पहला हरित बांस एथेनॉल संयंत्र बताया गया है, जो कि हमारा नुमालीगढ़ रिफाइन में 7,230 करोड़ रुपए की प्रोपिनॉइल परियोजना से इसकी शुरुआत की गई है। तो ये इसमें जो है दुनिया का सबसे पहला बांस संयंत्र की शुरुआत की गई है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो पीएम ने देश का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह भारत के प्रधानमंत्री ने हाल में ही देश में। इसके अलावा यह संयंत्र जो है असम के नुमालीगढ़ जिले में इसकी स्थापना की गई है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किया है। इसका जो निर्माण है एनआरएल के द्वारा किया गया है। अब ये एथेनॉल है क्या? तो एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे जो पेट्रोलियम में मिलाया जा सकता है। इससे जो है प्रदूषण घटता है और आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता भी इससे कम होगी। भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण का भी लक्ष्य किया है। अब ये संयंत्र की जो मुख्य विशेषता है कि यह प्रति वर्ष लगभग 50,000 किलोमीटर एथेनॉल का उत्पादन करने में सक्षम है और इसमें जो है कच्चे माल के रूप में सिर्फ और सिर्फ बैम्बू का इस्तेमाल होगा, जो स्थानीय किसानों और जंगलों से लाया जाएगा। अब यह संयंत्र इस संयंत्र से बायोकेमिकल और ग्रीन एनर्जी सहित अन्य सारे सह उत्पाद भी तैयार होंगे। अब इसके महत्व की अगर बात करें तो ये किसानों के लिए एक अवसर है, जो कि असम और पूर्वोत्तर भारत में बांस की प्रचुरता बहुत अधिक हमें देखने को मिलती है और स्थानीय लोग बांस बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा सकेंगे। इससे अगर पर्यावरण के लाभ की अगर हम बात करें तो यह पूरी तरह से एक हरित योजना है, जिसमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी और कार्बन उत्सर्जन भी इससे कम होगा। ऊर्जा सुरक्षा की अगर हम इसमें बात करें तो भारत अपने पेट्रोल डीजल के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है और एथेनॉल के मिश्रण से जो है विदेशी मुद्रा में भी बचत होगी और इससे जो है पूर्वोत्तर का विकास भी होगा। ये संयंत्र पूर्वोत्तर भारत में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए भी एक नए अवसर प्रदान करेगी। अब इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि यह देश का पहला बांस आधारित जो उद्योग है एथेनॉल संयंत्र, यह केवल ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण की दिशा में बड़ा कदम ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत के विकास के साथ साथ भारत के विकास की में भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी, जिससे जो है किसान की आय भी बढ़ेगी और इन सब क्षेत्रों में इसकी जो है ऐतिहासिक भूमिका भी हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ हमारे सभी टॉपिक कवर होते हैं। तो थैंक यू।